ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। कंप्यूटरों को एक इंटर यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक ऐसा ग्रुप है। या एक सिंगल कंप्यूटर होता है, या कंप्यूटर विदाउट इंटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो बिना इंटरनेट के है, या एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रिंटर के साथ में अटैच है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ए जैसा कि ऑप्शन ए ए। ऑप्शन सही है, क्योंकि नेटवर्क हम किसे कहते हैं? जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ करके क्या करते हैं? डेटा का संचार, आदान प्रदान करते हैं। अब ऐसे में अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसमें क्या है? कंप्यूटर इंटरकनेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? कनेक्ट है। इंटरकनेक्ट में कौन सी टोपोलॉजी आ जाती है? तो वो आ जाती है मेश टोपोलॉजी, जहां पर पहला दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, इस तरीके से इंडिविजुअली तरीके से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तब हम इसे बोलेंगे कि ये सारे कंप्यूटर कैसे हैं? इंटरकनेक्ट। तो जहाँ पर सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। जो हम प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेट, ये इंटरनेट किस टोपोलॉजी पर आधारित है? तो जैसा कि यह मेष टोपोलॉजी पर आधारित होता है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रयोग किया जाने वाला इंटरनेट किस टोपोलॉजी पर आधारित है, तो वो मेष टोपोलॉजी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ है, कि क्या बेनिफिट मिलता है हमें निम्नलिखित में से? माइक बंद रखो भाई, माइक बंद कर लो। जहां पर भी जैसे कि आंसर या कोई भी डाउट वगैरह हो, तब फिर तुरंत माइक ऑन कर दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है इधर। नहीं तो फिर वीडियो में आवाज आने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ है? रिसोर्स शेयर करना। रिसोर्स मतलब संसाधन, और संसाधन मतलब जानकारी। जो जानकारी या डेटा का को एक दूसरे के साथ में शेयर करना, यह भी क्या होता है? एक लाभ मिल जाता है। या डेटा रेडंडेंसी, तो यह कोई लाभ नहीं है। लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम, तो लेस वर्ड आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी कोई लाभ नहीं है। इंक्रीज कास्ट, अगर लागत बढ़ाई जा रही है, तो वो कोई लाभ नहीं है, बल्कि क्या है? वह एक नुकसान है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन सही मिल जाता है, कि हम जिसके माध्यम से अपने संसाधनों को क्या करते हैं, या अपने डेटा को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, जिससे ही हम जो हमारा एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द लैंड? लैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कवर अ लार्ज एरिया, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ये बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। दूसरा जैसे कि मिल जाता है यूजली प्राइवेटली नेटवर्क, या मोस्टली प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। या फिर जैसा कि प्राइवेट ऑन नेटवर्क होते हैं, या यूज पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि लैन की अगर हम बात करते हैं, तो लैन का फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी अगर हम रेंज देखते हैं तो मुख्यतः जो रेंज हमें मिलती है वो 1 किलोमीटर के डायमीटर को कवर करता है। और ये मुख्यतः कैसे पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, ना कि पब्लिक नेटवर्क होते हैं। हमें 99% क्या मिलेंगे? ये प्राइवेट नेटवर्क ही मिलेंगे, जिन्हें प्राइवेट तरीके से गवर्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया कवर अ लार्ज ग्राफिक, बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा प्राइवेटली यूज पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यह भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है कि ये प्राइवेटली तरीके से या प्राइवेट तौर पर इसे गवर्न किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि यह प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ लैन? लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? जैसे कि अगर हमारे पास एक लैन बना हुआ है, लैन में कंप्यूटर को ऐड करना है,
तो इसके लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे, राउटर का यूज़ करेंगे या मॉडेम का यूज़ करेंगे या स्विच का यूज़ करेंगे या रिपीटर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि जो राउटर होता है, राउटर का क्या काम होता है कि यह नेटवर्क पर डेटा को रूट कराने के लिए ज़िम्मेदार होता है। मॉडेम मॉडेम का फुल नेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये डेटा को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। रिपीटर और स्विच, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? स्विच क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि आप स्टार टोपोलॉजी ही ले लेते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर है और इस एडमिनिस्ट्रेटर से हम अन्य कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अन्य जो 10 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हम कब कनेक्ट कर पाएंगे? जब यहाँ पर ये हमारे पास स्विच या हब, हब भी बोलते हैं, लेकिन हब स्विच की तुलना में जो हब होती है वो अधिक पावरफुल होती है। यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड या डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है, वो अधिक होती है एक स्विच की तुलना में। तो यहाँ पर हमें स्विच और इस स्विच का प्रयोग करते हुए हम क्या कर पाएँगे? अन्य सारे कंप्यूटर ऐड कर पाएँगे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ वैन? वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ फीड टू अ सिंगल बिल्डिंग। ये क्या करता है? एक सिंगल बिल्डिंग को जोड़ने का काम करता है। तो या तो नहीं है, सिंगल बिल्डिंग के लिए कौन होता है? लैन होता है। जैसे कि जब भी बिल्डिंग और ऑफिस 2 वर्ड में से कोई वर्ड लिया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन आ जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा, इट कैन स्पैन कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट। ये क्या करता है? देशों और महाद्वीपों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है या देशों और महाद्वीपों को कनेक्ट करता है। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें वो चाहे कंट्री हो सकते हैं, चाहे वो अलग-अलग कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हो सकते हैं। क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कवरेज एरिया होता है, वो अनलिमिटेड होती है। स्मॉलर लैंड कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल हब? कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें सेंट्रल हब का यूज़ किया जाता है? तो सेंट्रल हब या स्विच कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है? स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिसमें सेंट्रल स्विच या हब का यूज़ किया जाता है। तथा इसमें अगर प्रोटोकॉल की बात की जाती है कि स्टार टोपोलॉजी में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, तो जैसे कि ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है, लागू होता है। इसके साथ-साथ में कौन-सा होता है? टोकन रिंग भी यहाँ पर काम करता है और टोकन रिंग के साथ-साथ में एक और प्रोटोकॉल होता है, जिसे क्या कहते हैं? लोकल टास्क। तो ये 3 प्रोटोकॉल कहाँ स्टार टोपोलॉजी में लागू होते हैं। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसे हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं और लीनियर टोपोलॉजी के साथ-साथ में यहाँ पर कौन-सा प्रोटोकॉल लागू होता है, तो वो जैसा कि ईथरनेट प्रोटोकॉल लागू होता है या ईथरनेट प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। वही रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई भी अंत बिंदु नहीं पाए जाते हैं। तो अगर पूछा गया कि वह कौन-सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो वो है रिंग टोपोलॉजी। इसमें कौन से प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं? तो जैसा कि इसमें हमें लागू किए मिलते हैं एफडीडीआई, और दूसरा कौन-सा होता है? तो दूसरा होता है टोकन रिंग। तो ये 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं किसमें? रिंग टोपोलॉजी। मेष टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो मेष टोपोलॉजी क्या होती है? यह पीयर टू पीयर कनेक्शन पर आधारित है। तो अगर पूछा गया कि पीयर कनेक्शन आधारित कौन-सी टोपोलॉजी होती है? तो पीयर टू पीयर कनेक्शन आधारित जो टोपोलॉजी है, वह मेष टोपोलॉजी होती है। और यहाँ पर सभी कंप्यूटर आपस में एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तथा जो प्रयोग किया जाने वाला हम लोगों के द्वारा इंटरनेट है, वो इंटरनेट किस टोपोलॉजी पर आधारित है? तो मेष टोपोलॉजी पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी डू ऑल नोड कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन केबल? वह कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी नोड एक सिंगल बैकबोन केबल या एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं? तो जैसा कि हम देखते हैं उसमें मिलता है हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर, इस एडमिनिस्ट्रेटर से मैन केबल निकाली जाती है और फिर सारे नोड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पर नोड्स होते हैं।
तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी? बस टोपोलॉजी हो जाती है, जिसमें सिंगल केबल से सारे नोड कनेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाता है जिसमें एक सिंगल स्विच के माध्यम से सभी नोडों को कनेक्ट किया जाता है, तो वो कौन से हो जाएंगे? स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान या एक बड़ा नुकसान क्या है? अगर हम रिंग टोपोलॉजी आधारित अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो हमें वहां पर कौन सी समस्या मोस्टली मिलेगी? डेटा कॉलिजन का। डेटा कोलिजन का मतलब डेटा का भिड़ंत, और डेटा का भिड़ंत कब होगा? जैसे एक तरीके से बोलते हैं कि एक्सीडेंट, जब दो लोगों का भिड़ंत है तो उसे एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से डाटा का जब भिड़ंत होता है आपसी में, दो अलग अलग डेटा आपस में टकराते हैं, तो उसे ही हम कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, जिसे इंस्टॉल करना कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये तो हमें अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? कोलिजन की समस्या जो सबसे आती है अधिक, वो बस टोपोलॉजी में आती है। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, इसे इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो यह भी नहीं। इंस्टॉलेशन अगर हम देखते हैं, जितनी भी हमें टोपोलॉजियाँ मिलती हैं, उन सभी टोपोलॉजियों में अगर हम देखते हैं, तो इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हमें मिलता है, वो किसका मिल जाता है? तो वो होता है मेश टोपोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केबल यूज़ की जाती हैं। A single point of failure can disrupt the entire network। तो जो रिंग टोपोलॉजी है, उस रिंग टोपोलॉजी की समस्या मिल जाती है कि अगर एक सिंगल पॉइंट पर भी कोई भी समस्या आती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कि एक बड़ा नुकसान है किसका? रिंग टोपोलॉजी का। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही केबल के माध्यम से सभी एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हैं। इनमें से अगर कोई एक भी बंद हो जाता है, तो सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और जब सारे बंद हो जाएंगे, तो हमें यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन से कंप्यूटर से समस्या निकल के आई है। वही बस में अगर हम देखते हैं, तो जो बंद होगा सिर्फ वही बंद रहेगा, बाकी अन्य सारे क्या होंगे? चलते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अगर बंद हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अगर सारे बंद हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एडमिनिस्ट्रेटर में समस्या होगी। लेकिन अगर यहाँ वाला कंप्यूटर जैसे कि बंद हो गया, तो इसका मतलब केवल यही बंद हुआ है, बाकी सारे चलते रहेंगे। जब बाकी सारे चल रहे हैं, तो आसानी तरीके से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। वही कंडीशन हमें मेष में भी देखने को मिलती है। अब पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, बंद रहे, बाकी के सभी क्या है? बाकी सभी का तो कनेक्शन है ही, उनका कनेक्शन आपस में एक दूसरे से है, वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा। स्टार में देखते हैं, तो स्टार में भी क्या है? एक मैन पीसी है, सेंट्रल स्विच लगा हुआ है, स्विच से सारे कनेक्ट हैं। यहाँ का कोई खराब हो जाता है, जैसे कि अगर ये खराब होता है, तो यही केवल बंद होगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। अगर ये स्विच खराब होता है, तो ये सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन मैन तब भी चलता रहेगा। अगर मैन खराब होगा, तो सारे बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी समस्या का आसानी तरीके से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है या कहाँ से ये समस्या आई है। लेकिन रिंग में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो एक बड़े नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट का फर्स्ट नेम क्या था या पहला नेम क्या था? इंटरनेट का पहला नेम क्या था, बताएंगे? ARPANET। ARPANET। नेट। नेट कहाँ थी जी? बहुत लेट हो गई क्लास में। सर आपने टाइमिंग देर में डाली, हम सो गए। अच्छा, टाइमिंग तो कल की पड़ी है। सर कल बड़े की कहाँ 4 बजे से 6 बजे की पड़ी है। सही से देखा है, सर शेड्यूल में सही से देखा है, 4 से 5 आईटी है, 6 से 7 होगा कुछ। सर IT का हमने देखा ही नहीं था, सिर्फ डिजाइनिंग का देखा। चलिए, ठीक। तो ARPANET इसका पहला नेम था। कब इसे लॉन्च किया गया था? 1969 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आरपा एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आरपा एजेंसी के द्वारा। किसके सहयोग से? तो डीओडी। डीओडी का मतलब डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा विभाग के सहयोग से
आरपा एजेंसी के द्वारा 1969 में आरपा नेट को विकसित किया गया था। बाद में अगर पूछ लिया जाता है आरपा नेट को किसके साथ में मर्ज कर दिया गया था, तो किसके साथ मर्ज किया गया था? एनएसएफ नेट के साथ मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो जैसे कि अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो www जो होता है ये किसका कलेक्शन है? वेबसाइटों का कलेक्शन है। लेकिन जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो किसका कलेक्शन है? वो वेब पेज का कलेक्शन होती है। तो इसका मतलब www पर मूल रूप से है क्या? वेब पेज है। अब उस वेब पेज को हमारे ब्राउजर तक एक्सेस करके लाना तथा ब्राउज़र पर आप जो उस वेब पेज के अंदर जानकारी फ़िल कर रहे हैं या एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा वेब पेज जो सर्वर पर भेजा जा रहा है उसे ट्रांसमिट कराना, ये सारा काम किसका रहता है? एचटीटीपी का रहता है। तो वेब पेज के लिए जब भी बात कोई आ जाए वेब पेज से रिलेटेड तो वहाँ पर कौन काम कर रहा होगा? एचटीटीपी काम कर रहा होगा। लेकिन एचटीटीपी जो होता है इसका अगर पूछा जा रहा है कि इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर क्या होता है एचटीटीपी का? 80। पोर्ट नंबर हमें 80 मिल जाता है। वही अगर पूछ लिया जाता है एचटीटीपी का सिक्योर वर्जन कौन सा होता है तो वो हमें एचटीटीपी एस मिल जाता है। कैसे बनता है? जब क्या किया जाएगा एचटीटीपी को एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर जिसका फुल नेम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या बनता है? एचटीटीपी एस बनता है जिसका पोर्ट संख्या क्या रहता है? 443 होता है। अब ये चाहे एचटीटीपी हो चाहे वो एचटीटीपीएस हो, ये सभी अगर पूछ लिए जाते हैं कि ओएसआई की किस लेयर पे काम करते हैं, तो ये सभी ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। यानी कि ये सभी ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर पर रन होने वाले या लेयर पर लागू होने वाले प्रोटोकॉल हैं। एफटीपी क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करने यानी कि सर्वर पर अपलोड करना, डाउनलोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पूछा जाता है साधारण मेल भेजने के लिए कौन है, तो वो कौन-सा हो जाता है? एसएमटीपी हो जाता है। लेकिन वो चाहे एचटीटीपी हो, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी ये सभी ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर होता है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है? कौन है इसके जनक? जनक जैसा कि मिल जाते हैं टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने ये कब लॉन्च किया था? 1969 में लॉन्च 1969 या 1989? तो 1989 में लॉन्च किया था। कहाँ? तो सर्न नामक संस्था में या सर्न नामक एजेंसी है। ये एजेंसी कहाँ की है? तो ये एक स्थान पड़ता है जेनेवा और वो जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है स्विट्ज़रलैंड। तो सर्न स्विट्ज़रलैंड में ये जो है संस्था है जहाँ पर इन्होंने विकसित किया था। अगर पूछ लिया जाता है मार्क ज़ुकरबर्ग किसके फाउंडर हैं? तो ये फाउंडर हैं किसके? फेसबुक के। ये भी हमें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो मार्क ज़ुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अनुप्रयोग नहीं है? तो इंटरनेट का अनुप्रयोग कौन सा नहीं होगा? कहाँ पर इंटरनेट नहीं प्रयोग किया जा रहा है? ईमेल में या वेब ब्राउजिंग में? तो ईमेल में भी इंटरनेट के माध्यम से ही मेल भेज पा रहे हैं। वेब ब्राउजिंग यानी कि जो इंटरनेट पर जानकारी हम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ऑनलाइन बैंकिंग में भी इंटरनेट के माध्यम से ही यूपीआई वगैरह चल रहा है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब आप जो एमएस वर्ड पे काम करते हैं, आप एमएस वर्ड पे काम करें या लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम करें, तो ये क्या है? ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। तो इनके लिए तो इंटरनेट अनिवार्य नहीं होता है कि जब इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी ये एप्लीकेशन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन अलाउ रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन? तो रियल टाइम कौन सा एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर वास्तविक समय टेक्स्ट संचार की अनुमति देता है? तो रियल टाइम के लिए कौन सा हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा या एफटीपी या टेलनेट या इंस्टेंट मैसेजिंग? तो वो होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईएम कहते हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन से हो जाएंगे? तो जैसे कि हो जाएंगे आपका फेसबुक मैसेंजर, जो आपका फेसबुक मैसेंजर होता है, ये क्या है?
एक आईएम आधारित है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं जो व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप भी क्या है, एक आईएम आधारित एप्लीकेशन है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम भी क्या है, आईएम आधारित एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ यूआरएल कार्ड। यूआरएल के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है। तो यूआरएल का जो मुख्य भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम या प्रोटोकॉल। तो जब हम पार्ट की बात करते हैं तो टोटल कितने पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं एक यूआरएल के। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, तो एक होता है ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है जैसे कि जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। तीसरा हमें कौन सा मिलता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरी पाथ। और चौथा पार्ट कौन सा होता है जिसे हम कहते हैं यूजर फाइल। तो ये 4 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाता है कि जो यूआरएल के कितने टाइप होते हैं, यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 टाइप के यूआरएल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक हमें मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट यूआरएल। और दूसरा कौन सा होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। अब्सोल्यूट यूआरएल में क्या होता है, जिससे जिसमें फुल पाथ या फुल एड्रेस होता है। तो अगर पूछा गया वह एड्रेस या वह यूआरएल जिसमें कंप्लीट एड्रेस दिया जाता है, तो वो कौन सा यूआरएल हो जाएगा, अब्सोल्यूट हो जाएगा। वही अगर पूछा गया कि वह कौन सा यूआरएल होता है जिसमें एक तरीके से रेफरेंशियल एड्रेस या पार्टियल एड्रेस होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, रिलेटिव। लेकिन ये जो यूआरएल के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक यूआरएल HTTPS कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश www.webinstitute.co.in। और फिर उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे कोर्स, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ओ लेवल। अब जैसे कि कोई भी कैंडिडेट क्या करना चाहता है, ओ लेवल कोर्स की डिटेल्स देखना चाहता है, तो वो क्या करता है, वेबसाइट पर विजिट करता है। और हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, होम पेज देखने को मिलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कोर्स कैटेगरी बनी हुई है, हम कोर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जाके, या कोर्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे जाके, और फिर कोर्स मेन्यू में कई सारे कोर्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, ओ लेवल पर क्लिक करेंगे जाके, तब हमें उस वेब पेज के अंदर ओ लेवल कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ऐसे में हमें चाहिए क्या था, ओ लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए था। तो ये वाला जो ओ लेवल का पेज, जिसमें जिस पेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा यूजर फाइल या कई बार इसे फाइल नेम भी बोल दिया जाता है। ये क्या है, फाइल नेम है जो हम प्राप्त करना चाहते थे। एस क्या है यहाँ से, तो जैसा कि जो एस है, ये एस है, यही होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा अगर हम देखते हैं तो www.webinstitute.co.in, ये क्या है, तो ये होता है आपका डोमेन। ये होता है डोमेन नेम, या कई बार इसे सर्वर नेम भी कहते हैं, डोमेन को ही सर्वर कहा जाता है। अब इस डोमेन नेम से यूजर फाइल या फाइल नेम तक पहुंचने के बीच का जितना रहता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डायरेक्टरी पाथ। तो ये 4 भाग हैं। अब इन 4 भागों में से कौन कंपलसरी एक तरीके से महत्वपूर्ण होता है, तो हमें यहाँ पर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, रोहित, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया।
कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक, आवाज़ आ रही है? जी सर। तो जैसा कि यूआरएल 4 पार्ट कौन-कौन से हैं? ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, डायरेक्टरी पाथ और यूज़र फाइल या फाइल नेम। पूछा गया है क्वेश्चन में यूआरएल का मुख्य भाग कौन है? तो कौन-सा मुख्य भाग होगा? जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करें, कोई भी यूआरएल हो, सभी में कौन लगा होगा? एचटीटीपीएस तो लगा ही होगा, एचटीटीपीएस वहाँ होगा ही होगा। दूसरा अगर हम देखते हैं जो कोर्स है यानी कि डायरेक्टरी पाथ है, ये क्या है? एक तरीके से कई बार ये 0 भी हो सकता है या ब्लैंक भी हो सकता है। जो फ़ाइल नेम है वो भी हर एक यूज़र की क्या हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है। जैसे कि आप ओ लेवल का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वहाँ पहुँचेंगे, कोई दूसरा कैंडिडेट ट्रिपल सी का डिटेल्स देखना चाहता है तो ट्रिपल सी वाले पेज पे पहुँचेगा जाके। लेकिन हर कंडीशन में क्या रहेगा कि ये इतना जो डोमेन नेम है, ये तो सेम ही रहेगा। अगर वो ये डोमेन नेम चेंज कर देगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? किसी दूसरे डोमेन पर पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जो मुख्य भाग होता है यूआरएल का वो कौन होता है? डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? अ यूनिक एड्रेस असाइन्ड टू ईच कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को असाइन किया गया एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे कि अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उन 10ओं की क्या होती है? एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और उसी यूनिक आईडी को ही हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस हैं, जैसा कि जब हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे थे तो इसके वर्ज़न मिले थे, कितने वर्ज़न होते हैं? 2 वर्ज़न होते हैं। एक हमें मिलता है आईपीवी4 और दूसरा कौन-सा मिल जाता है? तो वो मिल जाता है आईपीवी6। आईपीवी4 की बात करते हैं तो ये क्या होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है, वहीं अगर हम आईपीवी6 की बात करते हैं तो कितना होता है? 128 बिट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट क्या होता है? अ प्लेस विद द वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है या वायर्ड कनेक्शन होता है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है या मोबाइल ऐप होता है। तो क्या है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर वाईफ़ाई का प्रयोग करते हुए वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के 5 मोड होते हैं या 5 तरीके होते हैं कि आप 5 तरीकों में से किसी का भी प्रयोग करते हुए डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप हॉटस्पॉट का यूज़ करते हुए जिसमें क्या किया जाता है हॉटस्पॉट ऑन किया जाता है और दूसरा व्यक्ति वाईफ़ाई का प्रयोग करते हुए वाईफ़ाई के माध्यम से कनेक्ट होकर के इंटरनेट से जुड़ता है। दूसरा हमें मिलता है वाईफ़ाई का यूज़ करना, जहाँ पर हम वाईफ़ाई राउटर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तीसरा हमें मिलता है लैन केबल के माध्यम से आप लैन केबल का प्रयोग करते हुए अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। चौथा इसी तरीके से हमें मिल जाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसे आज के समय में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी कहा जाता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से भी आप इंटरनेट चला पा रहे हैं और इसी के साथ-साथ में हमें मिल जाता है यूएसबी टैथरिंग, यूएसबी टैथरिंग। तो यूएसबी के माध्यम से भी हम डेटा को टेथर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट कॉल्ड? इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे कि इंटरनेट से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर तुरंत हम उसे प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्फिंग या ब्राउज़िंग। तो उसे कहा जाता है ब्राउज़िंग। तो ब्राउज़िंग का मतलब हम क्या करते हैं इंटरनेट पर जानकारी को ब्राउज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जानकारी को एक्सेस करते रहते हैं। सर्फिंग क्या होता है? तो सर्फिंग का मतलब होता है कि एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट से किसी तीसरी वेबसाइट, ऐसे ही जब हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हुए एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर मूव करते हैं, तो उसे कहते हैं सर्फिंग। अपलोडिंग क्या होता है? जब हम अपनी डिवाइस के डेटा को सर्वर पर अपलोड करते हैं या भेजते हैं, उसे ही हम अपलोडिंग कहते हैं और जब हम सर्वर के डेटा को अपने डिवाइस में स्टोर करते हैं, तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आता है व्हाट डज इट मीन्स टू सर्फ द वेब। तो ये सर्फिंग से रिलेटेड आ गया है कि सर्फिंग किसे कहते हैं, या वेब सर्फ का मतलब क्या होता है, क्रिएट अ वेबसाइट। तो इसे वेबसाइट क्रिएट करना क्या कहलाता है, वेब डेवलपमेंट कहलाता है। ये वेब डिजाइनिंग में पूछा जा सकता है। वेब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, वेबसाइट को बनाना। नेविगेट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर नेविगेट होना या मूव होना, तो यही कहलाएगा क्या, वेब सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सर्च इंजन इज नोन फॉर इट्स प्राइवेसी फोकस फीचर। कौन सा सर्च इंजन है जो अपनी गोपनीयता केंद्रित सुविधाओं के लिए जाना जाता है। मतलब ये वेब ब्राउज़र जो है वो सबसे अधिक गोपनीय माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, जो आपकी वेब कीज़ होती है वो बहुत ही अधिक सिक्योर होती है। तो वो वेब ब्राउज़र हमें मिल जाता है डक डक गो। तो जो डक डक गो है ये क्या है, एक सबसे सिक्योर वेब ब्राउज़र माना जाता है। बाकी गूगल भी वेब ब्राउज़र है, याहू क्या है, तो याहू एक सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउज़र है, बिंग एक सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउज़र। अच्छा, सर्च इंजन ही पूछा जा रहा है। कौन सा सर्च इंजन है, डक डक गो सर्च इंजन क्या है, ये अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है। बाकी अन्य जो हैं ये भी सर्च इंजन है, लेकिन ये इनकी इतनी अधिक गोपनीयता नहीं रहती है जितनी अधिक गोपनीयता पे कौन काम करता है, डक डक गो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा उपकरण या कौन सी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। तो डेटा पैकेट को आगे बढ़ाने का मतलब रूट करना, और रूट कौन करेगा, तो रूट करने का काम करेगा राउटर। जैसे कि अगर हम देखते हैं एक जो डेटा पैकेट ही ले लेते हैं, डेटा पैकेट कब बनता है, एक मैसेज है, इस मैसेज को टीसीपी क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ता है। जब ये टीसीपी टुकड़ों में तोड़ता है, फिर ये टीसीपी किसको दे देता है, राउटर को दे देता है। राउटर क्या करता है, इन सारे टुकड़ों पर को डेस्टिनेशन के लिए रूट कराता है। और जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ये सारे टुकड़े, तो वहां पर जो टीसीपी होता है वो पुनः इसे कनेक्ट करा देता है। तो पैकेट को रूट कराना या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राउटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ लैन। कौन सा उपकरण लैन पर कई उपकरणों को जोड़ता है। यानी कि लैन पर अगर हम क्या करना चाहते हैं, कई कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लैन में कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स का मूल नाम क्या होता है। अब इस मूल नाम का मतलब क्या है, जब मोज़िला को विकसित किया गया होगा या किया गया था, उस टाइम जो जिसे नाम दिया गया था वो नेम कौन था। बाद में इसे इसका नाम बदल दिया गया, तो वो नेम था फोनिक्स। जो फोनिक्स है ये मोज़िला का मूल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो विच कंपनी डेवलप द ओपेरा वेब ब्राउज़र। ओपेरा वेब ब्राउज़र को किस कंपनी ने विकसित किया था, तो जैसा कि ओपेरा वेब ब्राउज़र जो है इसे ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो वो जैसे कि हमें मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एप्पल के द्वारा विकसित कौन सा है, तो वो है मोबाइल सफारी। अगर पूछ लिया जाता है मोबाइल सफारी जो है, मोबाइल सफारी किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा। गूगल के द्वारा कौन सा विकसित किया गया, तो वो क्रोम विकसित किया गया या गूगल क्रोम विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज द मैक एड्रेस ऑपरेट एट। ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है। तो कौन सी लेयर होती है जिस लेयर पर मैक एड्रेस काम करेगा, डेटा लिंक लेयर होती है, या नेटवर्क लेयर होती है, या ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो जो मैक एड्रेस होता है ये ओएसआई की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। लेकिन अगर ओएसआई मॉडल में टोटल लेयर की संख्या पूछी जाती है, कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। अब इन 7 लेयर में कई बार आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि पहली लेयर कौन है, दूसरी कौन है। तो जैसे कि आपको पहली लेयर मिल जाती है कौन सी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन स्टेशन लेयर, और एपी
एस टी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क, और फिर डेटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर। अब इनमें से अगर पूछा जाता है पहली लेयर कौन सी होती है, तो पहली ये होती है, क्योंकि ये लेयरिंग बॉटम टू टॉप अप्रोच पे होती है। फर्स्ट लेयर बॉटम में होती है, लास्ट लेयर कहाँ होती है, तो वो टॉप पे होती है। तो इनका ऑर्डर आपको क्लियर रखना है। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट तरीके से APST ले लेंगे, यानी कि APST, और दूसरा वर्ड बना देंगे NDP, APST NDP, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो मैक एड्रेस होता है वो OSI की किस लेयर पे काम करता है, तो ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, काम वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन काम करते हैं, तो जैसे कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें मिल जाता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेबल। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो डोमेन नेम को अगर हमें आईपी एड्रेस में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, बैटरी लो, DNS या DHCP या SMTP या FTP। तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं DNS, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। तो इसे डोमेन नेम सर्वर 25 का ए ऑप्शन सही होगा। DHCP का फुल नेम होता है डायनामिक हास्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जैसा कि आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि जो है अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है, लैपटॉप भी हो चुका है डाउन, बैटरी लो बता रहा है। बाकी के क्वेश्चन अगले दिन करते हैं, ठीक है। तो भी सचिन